आज मिहिका बहुत खुश थी। एक अलग ही चमक उसके चेहरे पर आ जा रही थी। कुछ एक कामों को निपटाकर वह अपने कमरे में चली गई। रोज के कामों में यह काम भी शामिल था कि वह घंटों घंटों आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती। मिहिका को अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही नाज था। शायद यह भी एक वजह थी कि वह ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, हमेशा एटीट्यूड में रहती, चाहती कि सामने वाला ही झुके, वह कभी ना झुके। बस आज भी आईने में खड़ी होकर कभी यह ड्रेस ट्राई कर रही थी तो कभी वह ड्रेस। अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल वो खुद पर आजमा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वह खूब बढ़िया सी तैयार होकर घर से बाहर आ गई, जहाँ ड्राइवर पहले से ही अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा था। मिहिका मैडम को आते देख ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला गेट खोला। मिहिका ने बैठते ही कहा, होटल चलो जी, कहकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब घर से निकलकर खाली सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। मिहिका का दिमाग भी उस दौड़ में शामिल हो गया। बस फर्क इतना था कि गाड़ी की रफ्तार आगे जा रही थी और मिहिका का दिमाग पिछली यादों की ओर रफ्तार पकड़ रहा था। बात तब की है जब मिहिका का 12वीं का रिजल्ट निकला था। वह फर्स्ट क्लास में पास हुई थी। वह चाहती थी कि वह आगे और पढ़े। उसने सीपीटी का फॉर्म भी ले लिया था, लेकिन घर की माली हालात ठीक नहीं थे। भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। माँ घरेलू थी, सिर्फ कपड़े सीने परोने का काम जानती थी और पिताजी रेलवे में थे। जैसे तैसे घर का गुजारा और उन लोगों की पढ़ाई का खर्चा निकल पाता था। पिताजी की इच्छा थी कि वे मिहिका की शादी कर दे, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि जहाँ भी जाती वहाँ कोई भी उसका दीवाना हो जाता था। दोनों पति पत्नी को रात भर इसी चिंता में नींद नहीं आती थी। मिहिका की खूबसूरती पर फिदा हो अपने बेटे नितिन के लिए बिना दान दहेज की शादी की बात चलाई। मिहिका के पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और धूमधाम से शादी हो गई। पैसों की कमी में पली बढ़ी मिहिका इतने ऐसो आराम देखकर दंग रह गई। वह बहुत खुश थी। उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की खुशियों को सराहने लगे। नितिन चूंकि एक बड़ा कारोबारी का लड़का था, विदेश से एमबीए करके आया था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय कामकाज और यार दोस्तों में ही बीतता। नितिन को मिहिका पहली नज़र में ही भाग गई थी। जब नितिन ने प्यार से मिहिका को देखा तो हल्की गुलाबी साड़ी में उसका रंग और भी गुलाबी हो उठा था। वह लाज में सिमटी जा रही थी। सभी दोस्त नितिन से मानो जल रहे थे। नितिन भी स्मार्ट और अच्छे नैन नक्श का था, पर मिहिका के सामने 19 ही था। पर वह मिहिका से प्यार तो बहुत करता था। वह उसकी खूबसूरती पर कुछ नहीं बोल पाता था। वह आए दिन पार्टी करता रहता था और पार्टियां भी देर रात तक चलती थीं। हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाले नितिन के यार दोस्त भी वैसे ही थे। हर समय पीने पिलाने की ही बातें चलती थी। शुरुआत में तो मिहिका नई नवेली होने के नाते बस पसंद ना होते हुए भी ऐसी पार्टियों में शामिल हो जाती थी, पर उसे ऐसी पार्टियां कभी अच्छी नहीं लगी थी। धीरे धीरे मिहिका ने ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाना छोड़ दिया। घर की पार्टियों में 2-4 बार अपना चेहरा दिखाकर चली जाती। बाहर की पार्टियों में केवल नितिन जाता था। उसे लौटने में कभी सुबह के 2 बजते तो कभी 3 या 4। पहले तो वह गुस्सा हो जाती थी, नितिन से बोलचाल बंद कर देती थी या कुछ शिकायत कर देती थी। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। मिहिका नितिन से नाराज़ थी। यार माफ़ भी कर दो, कल से जल्दी आ जाऊँगा। मिहिका, तुम बेहद खूबसूरत हो, मैं वादा करता हूँ कभी लेट नहीं होऊंगा। शराबी की ज़बान और कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का जैसे कभी कोई भरोसा ही नहीं होता, वैसे ही पीना पिलाना नितिन की आदत में शुमार हो गया था। जितनी नफ़रत मिहिका को शराब देर रात की पार्टियों से थी, उतनी ही नफ़रत उसे अपने आप से भी होने लगी थी। इधर बेटा आयुष के पैदा होने के बाद मिहिका उसके पालने पोसने में लगकर अपने को बिजी रखने लगी। पहले तो नितिन सिर्फ बाहर से ही शराब पी कर आता था, पार्टियां करता था, लेकिन सास ससुर की मौत के बाद तो जैसे पूरा मैखाना घर में ही खोल दिया। अब वह कंपनी का इकलौता मालिक जो हो गया था। धीरे धीरे नितिन आयुष के साथ पीने लगा। वह उसकी कोल्ड ड्रिंक के साथ चीयर्स करता, ड्राइवर से शराब मंगवाता, नौकरों व बावर्ची से कह खाने में तरह तरह की चीज़ें बनवाता। मिहिका को यह सब बहुत अखरने लगा था। यही तो वह उम्र होती है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल बनाकर उनकी नकल करता है, अच्छी बुरी आदतों को अपनाता है। मिहिका देखती कि जब नितिन टाइम से घर नहीं आता, तब आयुष कोल्ड ड्रिंक से भरा गिलास अपने हाथों में लेकर कहता, चलो मम्मी
आज पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए। मिहिका खून का घुट पीकर रह जाती। वह अपना दुख दर्द किससे बांटती। मायके में तो किसी की भी हिम्मत ही नहीं थी जो नितिन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। पर उस दिन मिहिका ने भी कुछ सोच लिया था। रात 2 बजे नितिन के मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो वह स्विच ऑफ मिला। तकरीबन 2:30 बजे नितिन का फ़ोन आया। बेडरूम का दरवाज़ा खोलो। गुस्से में आकर मिहिका ने भी कह दिया, नितिन जी आज यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपको जहाँ जाना है चले जाइए। रोज़ रोज़ आपकी देर से शराब पीकर आने की आदत से मैं तंग आ गई हूँ। इससे आयुष पर भी गलत असर पड़ता है। पहले तो नितिन प्लीज़ प्लीज़ करता रहा, फिर बोला, मैं केवल आयुष से मिलना चाहता हूँ मिहिका, एक बार दरवाज़ा खोलो। मैं उसे प्यार करके चला जाऊँगा। मिहिका ने न जाने क्या सोचकर गेट खोल दिया। अब तो वह मिहिका पर आंखें तरेरने लगा। मेरे घर से मुझे ही निकालती है। मुझे पता था तेरा बाप क्या है। तेरे बाप की औकात भी थी इतने बड़े घर में तेरी शादी कराने की। वह तो मेरे बाप की भलमन साहत है जो तू यहाँ पर आ गई, नहीं तो किसी। ये सारे शब्द पिघले शीशे की तरह मिहिका के कानों में पड़ रहे थे। वह फटी आंखों से नितिन को देखने लगी। अपनी बेबसी पर उसकी आंखें छलक पड़ी। आयुष जो अब 7 साल का हो गया था, कच्ची नींद से उठ गया था और देख रहा था कि पापा गुस्से से मम्मी पर बरस रहे थे। मम्मी रो रही थी। वह डरा सहमा सब देख सुन रहा था। सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, इसीलिए मिहिका ने किसी तरह अपने को संभाला। जैसे तैसे सब कुछ भुलाकर उसे सुला दिया। वह खुद रात भर तकिया भिगोती रही। उसकी आंखों से दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। सोचती रही, कैसे इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊं। जो मर्द अपनी औरत को इज्जत की निगाह से नहीं दिखता, उसके बच्चे की नज़र में भी उस औरत की कोई इज्जत नहीं रह जाती। चाहे पिता के घर में कुछ भी नहीं था, शांति तो थी। रूखा सूखा खाकर पढ़ाई करने में ही अपने 18 साल गुजार दिए। 19वीं साल में उसके भावी ससुर ने उसे नितिन के लिए पसंद कर लिया था। उसकी बेमिसाल खूबसूरती ही आज उसके लिए शाप बन गई है। कॉलेज में बहुत से लड़के मिहिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, पर उसे सिर्फ पढ़ाई से ही सरोकार था। शायद इसीलिए किसी लड़के की उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। घर के काम के सिलसिले से जुड़े कई लोग नितिन से मिलने आते थे। एक सुबह डोरबेल की आवाज़ पर मिहिका ने अनमनी सी होकर खुद दरवाज़ा खोला। सामने एक 30-32 साल का नौजवान को अपनी ओर एकटक निहारते पाया। आंखें चार हुई। पता नहीं मिहिका को क्या हुआ, उस गर्माहट को वह सह नहीं सकी और तुरंत वहाँ से हट गई। कारोबार से जुड़े लोगों में से वह भी एक था। वह बुझी बुझी सी अपने काम में लग गई। अक्सर लोग बाहर से भी आते ही रहते थे। कभी किसी से मिलना होता था तो नितिन खुद बुलाकर मिला देता था। इस बार भी नितिन बोला, मिहिका इनसे मिलो। ये है मिल के मालिक पुनीत, दिल्ली से ही आते हैं। और पुनीत जी इनसे मिलिए, ये हमारी बेटर हाफ हैं। दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पुनीत ने गौर से मिहिका को देखा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन पुनीत ऐसे ही किसी काम से आया था, पर जाते वक्त एक अपना विजिटिंग कार्ड थमाकर चला गया। उस कार्ड के पीछे एक नोट लिखा था, टाइम मिलने पर फ़ोन कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। पढ़कर मिहिका कुछ घबरा सी गई। ना चाहते हुए भी उसने शाम को डरते डरते फ़ोन किया। हेलो, मैं मिहिका। आप पुनीत जी? हाँ, मैं पुनीत ही बोल रहा हूँ। मैं कब से आपकी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आप बुरा मत मानिए। एक बात बोलूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स, वह बोली। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। क्या हम शाम को एक एक कॉफ़ी पी सकते हैं? मिहिका चाह कर भी मना नहीं कर सकी। कॉफ़ी पीते वक्त बार बार पुनीत की ओर नज़रें उठती तो उसे अपनी ओर ही देखता पाती। वह शर्मा कर सिर झुका लेती। मिहिका जी, जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं रात भर सो नहीं पाता। जी चाहता है बस आपको ही देखता रहूं, दिन रात हर पल। आपकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश है। यह सुनकर मिहिका का दिल झूम उठा। शर्म से पलकें झुक गई। होठों पर एक लुभावनी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद से ही वे एक दूसरे से मिलने लगे। कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी कोई शॉपिंग मॉल, कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, कभी किसी पार्क में, ताकि नितिन या किसी पर राज ना खुले।
इसीलिए मिलने के लिए अलग अलग जगह तय कर लेते थे। मिलने पर मिहिका को अजीब सी घबराहट होती थी, पर उसकी इस घबराहट में भी एक खुशी थी। एक दिन दोपहर को आयुष मिहिका के मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मिहिका आयुष के हाथ से मोबाइल फ़ोन ले गई तो उसने देने से मना कर दिया। प्यार से फिर झल्लाकर छीनने गई तो बोला, आप एक नंबर की। इससे आगे मिहिका ने जो सुना तो लगा उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है। वह बहुत ही दुखी हो गई। उन्हीं नाजुक व कमज़ोर लम्हों में वह पुनीत के और करीब आ गई। क्या बात है मिहिका, तुम इतनी चुपचाप और खोई खोई सी क्यों लग रही हो? किसी ने क्या कुछ कहा है? कुछ नहीं, कहते कहते भी मिहिका का गला भर्रा गया। फिर वह हंसते हुए कहने लगी, देखो मैं एकदम ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैं इस खोखली हंसी के पीछे के दर्द को साफ साफ महसूस कर रहा हूँ। मुझे हैरानी होती है कि इतनी प्यारी और खूबसूरत आँखों में भी आंसुओं का इतना गहरा समंदर भी समा सकता है। क्या बात है, तुम्हारे इन आंसुओं से मुझे बहुत दर्द पहुँचता है। तुम मेरी जान हो, मेरी सब कुछ हो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। मिहिका ने सुबुकते सुबुकते पुनीत को दोपहर में घटी घटना के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तो यह बात है, बच्चे जो देखते सुनते हैं वही सीखते हैं। दिल से मत लगाओ, बच्चा है यार। तुम्हें पता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लिया है, जरा खोल कर तो देखो कैसा है। इसकी क्या ज़रूरत थी? तुमसे दिल की बातें करके मन हल्का हो जाता है, बस और कुछ नहीं। टेढ़ी आंखों से पुनीत ने कहा तो मिहिका शर्मा गई। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी मिहिका? मिहिका ने चौंक कर पुनीत की ओर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और प्यार ही नजर आ रहा था। अब मिहिका हैरत सी अपनी आंखों में भर आए आंसू पोंछने लगे, होठ लरजने लगे। बहुत मिन्नतें करने पर मिहिका ने गिफ्ट का रैपर खोला। हीरे के 2 टॉप्स थे, बहुत ही खूबसूरत है। गिफ्ट तो नितिन भी ढेरों लाता था, पर उसमें गुरूर था। वह खुश होकर कह उठी, पुनीत मुझे इस घुटन से कहीं दूर ले चलो। पुनीत भी उसे दूसरे शहर ले जाने को तैयार था। वह तुरंत बोला, हाँ चलो, कब चलोगी मिहिका? मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा। कहकर उसने मिहिका को अपनी बाहों में भर लिया। मिहिका अब भी खोई हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक बिजली कड़की और उसने दोनों हाथों से कसकर पुनीत को जकड़ लिया। एक शाम मिहिका चुपचाप पुनीत के साथ मुंबई चली गई। आते वक्त मिहिका एक चिट्ठी लिखकर छोड़ आई थी। लिखा था, मैं इस घुटन भरी जिंदगी को जीते जीते तंग आ गई हूँ। अब मुझे आज़ादी से जीना है, सांस लेना है। उस वक्त मिहिका ने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, पर वह तो पुनीत के प्यार में पगलाई हुई थी। उसे उस वक्त जो ठीक लग गया, यह भी नहीं सोचा कि नितिन और घर वालों पर क्या बीतेगी। पुनीत को पाकर मिहिका को लगा कि सारी जहान की खुशियाँ उसे मिल गई हो। उन लोगों ने 2-4 महीने विदेश में ही बिता दिए। वापस आकर पुनीत अपना मुंबई का कारोबार संभालने में लग गया था और मिहिका अपने फ्लैट को सजाने संवारने में जुट गई। दिन रात ख्वाबों जैसे बीत रहे थे। मिहिका को कभी आयुष की याद आती तो दिल में कुछ चटक जाता, गले में कुछ फांस जैसा अटक जाता था, लेकिन वह अपने सिर को झटक देती और दिल को बच्चे की तरह झुंझुना पकड़ा कर समझा लेती थी। मिहिका व पुनीत अक्सर होटलों में ही डिनर कर लेते थे। वहाँ जो भी मिहिका को दिखता तो उसे बस देखता ही रह जाता। पुनीत ने मिहिका के लिए काफ़ी मॉडर्न कपड़े खरीद लिए थे। बहुत ही नानुकुर के बाद वह उन्हें पहनती थी। अरे बाबा, यही तो आजकल का फैशन है। चलो बेबी पहनो, जल्दी से रेड ड्रेस पहन कर आओ। मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो तो सही मेरी जान इन कपड़ों में कैसी लगती है, पुनीत कहता। थोड़ा घबराते हुए मिहिका ने वह ड्रेस पहनी। जब उसने खुद को आईने में देखा तो अपने बदले लुक और जस्ते कपड़ों के साथ बढ़ती दोगुनी खूबसूरती पर यकीन ही नहीं हुआ। देर होने पर पुनीत खुद ही बेडरूम में चला आया। जब मिहिका को लाल रंग की ड्रेस में देखा तो देखता ही रह गया। हाय, क्या लग रही हो। डिनर करते वक्त कितने लोगों ने पलट पलट कर ललचाई नज़रों से देखा तो मिहिका घबराई सी उस ड्रेस में असहज हो उठी थी। पर धीरे धीरे उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत हो गई थी। कोलकाता की मिहिका और मुंबई की मिहिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया।
मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन पुनीत ऑफिस से बहुत घबराया हुआ घर वापस आया। गजब हो गया, पुनीत बोला। क्या हुआ? मिहिका ने पूछा। मैंने 10 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 5 करोड़ का लोन पास करवाया था, लेकिन पिछला टेंडर पास नहीं होने से बैंक का मैनेजर लोन पास नहीं कर रहा है। कोटेशन वगैरह सब भर दिए गए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अगर मेरा यह करोड़ों का प्रोजेक्ट इस बार क्लियर नहीं हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारा ऑफिस, घर, मिल सब कुछ चला जाएगा। प्लीज़ मिहिका, कुछ सोचो, कुछ करो। अब मिहिका क्या करे? वह तो सिर्फ दिलासा व हौसला ही देती रही। सब ठीक हो जाएगा पुनीत, तुम जाकर एक बार मैनेजर से फिर मिल लो। नहीं मिहिका, अब मिलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब ठीक केवल एक शर्त पर हो सकता है। सुना है कि वह मैनेजर कमल थोड़ा शराब व शबाब का रशिया है। अगर एक चांस ले ली तो शायद। मतलब अगर तुम कमल को शीशे में उतार सको तो। पुनीत कहते कहते नजरें नहीं मिला पा रहा था। यह तुम क्या कह रहे हो पुनीत? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अपनी मिहिका को सिर्फ एक लोन पास करने के लिए कैसी गिरी हुई बात कर रहे हो? तकरीबन चिल्लाते हुए मिहिका गुस्से से बोली। जो पैसों के लिए गिर चुका है उसी को ढूंढकर वहां भेज दो। मिहिका, मुझे माफ़ कर दो, कहकर पुनीत ने मिहिका की ओर प्यार से हाथ बढ़ाया तो उसने हिकारत भरी नज़रों से घूरकर हाथ को छिटक दिया। पुनीत अपनी सफाई में कह रहा था, मिहिका, मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए था, पर मैं किसी पर एकदम से भरोसा नहीं कर सकता। अब किसके सामने किसका राज फांस कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास अब मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं दिवालिया होकर नहीं जी सकता। अब मिहिका के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई। पुनीत के कारोबार का बचाएं या फिर उसको मरता देखें। फिर इतने बड़े मुंबई शहर में अकेली कैसे और कहाँ रहेगी? सब गिद्धों की तरह नोच डालेंगे। नितिन के पास वापस में लौट नहीं सकती। एक भागी हुई पत्नी को कौन सा पति स्वीकार कर लेगा? आखिरकार उसने अपनी ज़मीर को मारकर ही यह कदम उठाया। बैंक मैनेजर कमल तो मिहिका का इतना मुरीद हुआ कि उसने यहाँ तक कह दिया, पुनीत, आज से आप मेरे फैमिली फ्रेंड हुए। अब आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कह दीजिएगा। बस वहीं से मिहिका का यह सफ़र शुरू हो गया। हर रात लिप पुत कर किस किस के गुलिस्तान को महकाती फिरती। अब उसे याद नहीं। पुनीत तरक्की की सीढ़ियों को पार करता रहा। मिहिका कभी नफरत से पूछती, पुनीत, तुमने ऐसा क्यों किया? किस जन्म का बैर निकाला है तुमने? पुनीत बड़ी बेशर्मी से हंसने लगता। मिहिका कभी जाने को मना करती तो वह हाथ भी उठा देता था। ऐसी दहशत भरी जिंदगी जीते जीते यूं ही साल बीत गए। मिहिका ने यह बात अब अच्छी तरह से समझ ली थी कि औरत केवल खिलौना है। कभी उसे पैरों तले रौंदा जाता है तो कभी उसे हाथों द्वारा मसला कुचला जाता रहा है। उसने पुनीत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। कभी तन्हाई में अपने बच्चे और नितिन का अक्स उभरता तो वह सिसक पड़ती। मिहिका अपनी यादों के दायरों से बाहर निकल आई। आज भी बाहर से कोई डेलीगेशन ग्रुप आया है, जिसमें से एक को होटल में ठहराया गया है, जहां मिहिका को अभी पहुंचना है। ड्राइवर ने होटल के सामने कार रोक दी। इठलाती लहराती मिहिका मैनेजर से रूम नंबर पूछ कर चल पड़ी। उसने 205 रूम खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। दरवाज़ा बंद नहीं था, केवल ढलका हुआ था। हाथ लगते ही खुल गया। सामने फ़ोन पर झुका कोई नौजवान रिसेप्शन में बात कर रहा था और एक 40-45 का रशिया किस्म का आदमी साथ खड़ा उसे समझा रहा था। हाथ के इशारे से सामने पड़े सोफे पर मिहिका को बैठने को कहा और बोला, आप जरा बैठिए। आयुष, रिसेप्शन में कुछ ऑर्डर देना मेरे व मैडम के लिए। तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेते हो ना, पर मैं और मैडम पनीर चिली और मंचूरियन लेंगे, थैंक्स। तभी वह नौजवान मिहिका की तरफ मुड़ा। उसे देखकर मिहिका काँप उठी। वह वहाँ एक पल भी नहीं रुक पाई, उल्टे पैरों लौट गई और वह आदमी हेलो हेलो मैडम कहता ही रह गया। वह नौजवान भी हैरान खड़ा रह गया। मिहिका अपनी नज़रों में तो गिर ही चुकी थी। उसके झूठे सपनों का महल तहस नहस हो गया। उसकी ऐसी भयानक तस्वीर देख मिहिका ने अपने दोनों कानों पर हथेलियाँ रखी। मिहिका बहुत ज़ोर से चीखी। नहीं, उसकी हिचकियाँ बनने लगी।
घर पर आवाज़ सुनकर सभी नौकर नौकरानियाँ मैडम मिहिका के कमरे में आ गए। देखा कि मैडम ने गुस्से में मेकअप का सारा सामान जमीन पर फेंक दिया था, ड्रेसिंग का आईना तोड़ दिया है। वे सब डर कर कमरे से बाहर चले गए। पुनीत से उसे जितना प्यार था, आज उससे भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। उसके मासूम और खूबसूरत मुखड़े पर परेशानी की लकीरें खिंच गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कभी सोचा ना था कि उसका अतीत ऐसे शर्मनाक रूप से वर्तमान में सामने आ जाएगा। उसने अपना सिर बेड के किनारे जोर से दे मारा। वह मर्दों द्वारा छली गई। एक ने उसके वजूद को पैरों तले रौंदा तो दूसरे ने उसके जिस्म को इस्तेमाल करने का जरिया बनाया। आज मिहिका शॉवर में घंटों खड़े होकर अपने को भिगोती रही। बरसों से मन पर पड़ी मैल की परतों को साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करती रही। उसे आईने में अपने आप को देखने में भी डर लग रहा था। मिहिका ने उस रात अपने आप को बेडरूम में कैद कर लिया। कितनी बार दरवाजे पर दस्तक हुई। पुनीत की आवाज़ आ रही थी, जानू दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पुनीत। नींद आ गई होगी, शायद थकी हुई हो। पर कोई आवाज़ ना पाकर पुनीत ने सोचा, लगता है वह सो गई है। जब वह सुबह उठेगी तब बात करूँगा। दरवाजे को जोर से खटखटाने से मिहिका की नींद टूटी। कब वह सोई उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ। हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोला। अरे, रात में कैसे बेसुध सो गई थी तुम? तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आया और तुमने खाना भी नहीं खाया। डिनर के लिए कितना दरवाज़ा खटखटाया पर तुमने दरवाज़ा खोला ही नहीं। क्या हुआ मेरी जान? पुनीत ने मिहिका को बाहों में लेने की कोशिश की तो वह पीछे हट गई। नफरत भरी निगाहों से उसे घूरा तो हंसते हुए पुनीत का चेहरा अचानक सफ़ेद सा पड़ गया। उसके हिकारत भरे चेहरे को पुनीत बखूबी समझ रहा था, इसीलिए शर्मिंदा व बौखलाया हुआ सा बगले झांकने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आकर कहा, कोई साहब आए हैं, मैडम को पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्हें चाय वगैरह सर्व करो, मैडम अभी तैयार होकर आ रही हैं, कहकर पुनीत कमरे से बाहर आ गया। मिहिका ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, सामने नज़र पड़ते ही ऐसे तड़प उठी जैसे भूल से जले तवे पर हाथ रख दिया हो। वह घबरा कर वापस जाने लगी। तभी उसके कानों में अमृत घोलती एक आवाज़ गूंजी, मम्मी, मैं आपका आयुष। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, आखिरकार आप मिल ही गई। इतना कहकर वह मिहिका से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगा। आयुष रोते रोते ही कहने लगा, आपके बगैर पापा ने भी अपनी कैसी हालत बना ली है। कितने साल बीत गए आपके बगैर जीते हुए। अब मैं एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मम्मी, घर लौट चलो, आपको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब होटल में मिहिका ने आयुष को देखा, जो बिल्कुल नितिन की शक्ल पाए हुए था, उसे लगा कि उसने ममता के रिश्ते में भी तेजाब घोल लिया। अगर उसकी शक्ल हूबहू ना होती तो वह तो उसके आगे वह सोच भी नहीं पाई। उधर मिहिका जब नितिन को छोड़कर चली गई थी तब वह एकदम सा टूट गया था। वह उसे बहुत प्यार करता था। निराशा व हताश से बेहाल नितिन ने सारा कारोबार समेटा और किसी अनाम जगह पर चला गया। अब वह अपने बेटे आयुष के लिए जी रहा था। सुबह उसे तैयार करके स्कूल भेजता, फिर अपने ऑफिस जाता। जल्दी काम निपटा कर वह फिर घर लौटता। धीरे धीरे सारे काम घर में मोबाइल फ़ोन से ही करने लगा। आयुष को भी पापा का ढेर सारा प्यार पाकर लगा कि जैसे अपनी मम्मी को भूलने लगा है, पर वह भूला नहीं था। कभी कभी आयुष पूछ ही बैठता, पापा, मम्मी कहाँ गई हैं? तभी नितिन की बेबसी से आंखें भर आती। फिर मासूम आयुष को सीने से लगाकर रो पड़ता। उसने सोचा कि ढूंढा तो उसे जाता है जो खो जाता है, जो खुद ही छिप गया हो उसे ढूंढकर क्यों परेशान करूं। जैसे ही आयुष बड़ा हुआ, उसका भी MBA का कोर्स अभी अभी पूरा हुआ था। वह अपनी मम्मी की तलाश में लगा। वह पापा नितिन को सेमिनार है बोलकर कोलकाता गया, जहाँ पहले मम्मी पापा के साथ रहता था बचपन में। वहीं से पता चला कि मम्मी मुंबई में है। शायद तभी से वह मुंबई में आकर तलाश करने लगा। एक दिन एक होटल में उसने पुनीत के साथ मिहिका को देखा। वहाँ से सारी जानकारी हासिल की। फिर अपनी मम्मी से मिलने का प्लान बनाया और कुछ तो समझ में नहीं आया कि कैसे मिले। वह मिहिका को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। लेकिन अफसोस नितिन का हमशक्ल होने से बाजी पलट गई।
उसकी सूरत देखते ही मिहिका लौट गई। वह तुरंत पहचान जो गई थी। मम्मी, मेरी सूरत देखकर आप मुझे तुरंत पहचान गई और आप लौट गई। मम्मी, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। पापा भी आपके जाने के बाद एकदम टूट गए हैं। वे तिल तिल कर मर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे घुटते तड़पते नहीं देख सकता। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वैसे वे मुझ पर जताते नहीं हैं कि वे दुखी हैं। मैं जानता हूँ कि पापा आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके बगैर अकेले जी रहे हैं। वे भी मेरे साथ आए हैं, बाहर खड़े हैं। एक ही जगह मूर्ति सी खड़ी मिहिका किस मुंह से नितिन के सामने जाती, उससे नज़रें मिलाती। उसने बेजान थके हाथों से आयुष को अपने से अलग किया। उसकी आंखें पथरा सी गई थी। लग रहा था कि उन आंखों में भावनाएं नहीं हैं। इतने में नितिन भी भीतर आ गया। कितना बीमार, थका थका, लाचार सा लग रहा था। मिहिका के दिल में कुछ घुटने लगा, पिघलने लगा। मन दर्द से भर उठा। नितिन का क्या कसूर, पर वह इस कलंकित देह के साथ कैसे आगे बढ़ती। पुनीत तो नितिन को देखकर शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। दोस्त होकर पीठ में छुरा घोंपने का अपराध जो किया था, इसीलिए नजरें ना मिलाकर एक और सिर झुकाए खड़ा रहा। नितिन थके कदमों से मिहिका के करीब आया और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। नितिन ने कहा, सच मिहिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही नादानी की वजह से हमारा बच्चा हम दोनों की परवरिश नहीं पा सका, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। हम दोनों मिलकर अब भी अपने बेटे आयुष को अच्छे संस्कार देंगे। उसे कारोबार में फलता फूलता देखेंगे। अभी तो उसकी शादी करनी है, उनके प्यारे प्यारे बच्चों को गोद में खिलाना है। नहीं नितिन, अब यह कभी नहीं हो सकता। मैं चाह कर भी इस दलदल से बाहर नहीं आ सकती। मैं इस लायक ही नहीं रह गई कि तुम्हारे साथ जा सकूं। अपने भर आए गले को खखारते हुए मिहिका फिर बोली, नितिन, जब बदन का कोई अंग सड़ जाता है तो उसको काट कर अलग कर दिया जाता है, नहीं तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। मैं अब वह दाग हूँ जिसे सिर्फ छिपाया और मिटाया जा सकता है, पर दिखाया नहीं जा सकता। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहते कहते वह बुरी तरह कांपने व रोने लगी थी। तब नितिन ने मिहिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, मिहिका, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मेरे ही रूखे बर्ताव के चलते तुम्हें घर छोड़ने जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए तुम अपने आप को अकेले दोष मत दो। मुझे तुम मिल गई, अब कोई मलाल नहीं। मुझे समाज, रिश्तेदार, किसी की कोई परवाह नहीं। देखो तुम्हारे बेटे आयुष को, जिसे तुमने 8 साल का नन्हे आयुष के रूप में देखा था, आज वह पूरा गबरू नौजवान बन गया है। MBA की डिग्री भी हासिल कर ली है। मैंने इसका तुम्हारी गैर हाजिरी में ठीक से तो लालन पालन किया है कि नहीं? कोई शिकायत हो तो बोलो। नितिन का गला भर आया था, आंखें गीली हो गई थी। कितना बड़ा कलेजा था नितिन का। मिहिका, जो शर्म अपराध के बोझ तले दबी जा रही थी, वह भी सारी लाज भुलाकर नितिन की बाहों में समा गई। कभी सोचा भी नहीं था कि नितिन से नफरत की जगह माफ़ी मिलेगी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास की चमक थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।